Then can we start? Yes, sir, we can start now. Okay. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और सबको आशुरा की बहुत सारी मुबारक। बहुत अच्छा दिन है आज। और आज अच्छे दिन में हमारे पास आज हमारे भाई असरार कादरी हैं जो आज अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। असरार भाई एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना एक प्रोफेशनल करियर छोड़ के आज से थोड़े सालों पहले अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू किया था। और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बहुत कुछ अलग अलग फील्ड में अचीव किया है। असरार भाई का जो कंपनी है फ्लोरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें उनका टूरिज्म का बिजनेस है, उनका मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है, उनका इस्लामिक टूरिज्म का एक बिजनेस है, उनका ही इज इनटू करेंसी बिजनेस, करेंसी एंड एक्सचेंज बिजनेस। एंड ऑल्सो अभी कोविड के बाद उन्होंने अपना एक पीसी रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग का बिजनेस शुरू किया है। सो असरार भाई की जर्नी में आपको बहुत इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स भी दिखेंगे और साथ साथ में कैसे वो अपने छोटे टाइम में उन्होंने कम टाइम में उन्होंने कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। सो असर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और हमारी दावत कबूल करके आज आपका टाइम और आपका नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अबरा भाई और एएमई के सभी लोग जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया हुआ है और अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी जर्नी के बारे में कुछ सुनने के लिए, खासकर अबरार सैयद और एएमई की जो टीम है बड़ा बेहतरीन काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे अबरार भाई ने इनवाइट किया, मैं असरार कादरी हूँ और मैं फ्लोरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। आज जो मैं प्रेजेंट मेरी जर्नी है या प्रेजेंट जो मैं लाइफ अपनी जी रहा हूँ बेसिकली, उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मैं जैसे ही नॉर्मल जितने भी हमारे यंग जो लड़के होते हैं शायद वैसे या उससे भी आप कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा आदमी होगा उस वक्त के ऊपर। बट मेरी जर्नी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव, मैंने काफ़ी नई चीज़ें ट्राई की करने के लिए, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं था। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली जो है जो हमारी कादरी फैमिली बेसिकली कहा जाती है, जिसमें ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। मेरे फादर मैनेजर थे, मेरे अंकल डीजीएम थे, मेरे दूसरे चचा जो थे वो भी मैनेजर थे बैंक में। तो ऐसी फैमिली में से आना और जहाँ पे बिजनेस का किसी को भी पता नहीं था और एक सिक्योर लाइफ जीने के लिए, और जहाँ पे लोग ज़्यादा हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करा किए थे। और मैं मेरी बात करूं तो मैं मेरी स्कूलिंग हुई वो जीएलएस में मैंने मेरी पढ़ाई की अप टू 12th तक। मैं बड़ा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। आउटस्टैंडिंग इन द सेंस अबरार भाई की जैसा नहीं, जो क्लास के बाहर खड़े होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो हमेशा स्कूल के बाहर या क्लास के बाहर ही खड़े होते थे। तो उस सेंस में मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हुआ करता था। तो मेरे फादर बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन थे और तो हमारे लिए हमेशा वो फिक्रमंद रहते थे कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे इनके लाइफ में। तो मैंने मेरी जो 10th जो थी वो अगेन मुश्किल से पास की थी, एक आध ट्रायल भी थी शायद उसमें। उसके बाद मैंने 12th किया तो उसमें भी बड़ी मुश्किल से मैं पास होके वहाँ से निकल गया। अब मेरी जो लाइफ जो थी यहाँ पे कुछ चेंज होने वाली थी। अब 12th के बाद ऐसा हुआ कि मेरे फादर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे इनका कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने हमें फॉरेन एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने के लिए मुझे फॉरेन भेज दिया। वो एक मेरा मोमेंट था जब मैं वहाँ पे गया। तो मैंने एक शेल जो था, एक नटशेल में से हम बाहर निकले, जो हमारे फादर मदर, हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, सारे इश्यूज हम लोग को भी फेस नहीं किए। हम जब फॉरेन में गए और वहाँ पे रहे पढ़ाई के लिए, तो सारी अकल जो है वो ठिकाने आ गई। वहाँ पता चला कि जो हमारी लाइफ है वो इतनी ईजी नहीं है जो हम सोचते थे कि क्या लाइफ के अंदर कैसे काम करेंगे क्या करेंगे। वहाँ जाके देखा तो सारी चीज़ें हमें हाथ से करनी पड़ती थी। कुछ भी चीज़ हमको इजीली जो हमको नटशेल में हमारे फादर ने या मदर ने रखा था, वैसी कोई चीज़ यहाँ पे हमको मिल नहीं रही थी। समहाउ मैं वहाँ से भी फेल हुआ और मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। मेरा जो भाई था वो वहाँ पे रहे, उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ पे ख़त्म की, बट मुझे तो वहाँ से वापस आना पड़ा। अब जब मैं वापस वहाँ से आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था।
एक 12th पास किया वो लड़का जो फॉरेन से भी वापस आ गया था, तो अब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी का कोई स्कोप नहीं था उस वक्त पे। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2004 की इनफैक्ट। 2004 में मेरे पीछे देखने के मैं कोई बहुत क्वालिफाइड आदमी नहीं था, ना मैं कोई पीएचडी था, ना कोई मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कंप्लीट की, सिर्फ 12th किया था और मैं फॉरेन से भी फेल होकर वापस आ गया था। अब मेरे पास पीछे देखने के लिए कुछ था नहीं, और मुझे ये भी पता था कि एक लाइफ की एक सीरियसनेस क्या थी। मैंने आईआईटा का उस वक्त पे टूरिज्म का जो था, उस वक्त पे काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री थी ये, और समहाउ में मेरा इंग्लिश में जो कमांड था काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इसमें ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक आईआईटा का एक कोर्स था वो ख़त्म किया वहाँ पे, 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स था, वो हमने ख़त्म किया। वो ख़त्म करने के बाद मैं जॉब्स के लिए काफ़ी जगह घूमा। जैसे ही सब लोग स्ट्रगल करते हैं वैसे मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, किसी के पास जा रहा था, किसी को बोल रहा था कि मुझे कोई जॉब दो, समहाउ किसी ने भी जॉब नहीं दी। 6 महीने तक मैं घूम रहा था उस जॉब के लिए, या वो सर्टिफिकेट लेके मैं किसी के पास जा रहा था तो वो हमेशा हम लोग मुझे बोलते थे कि भाई तुमको टिकट इशू करते आती है? मैंने बोला मुझे नहीं आती है। तो बोला आपको जॉब नहीं मिल सकती है। एनी हाउ मेरे मेरे प्रेजेंटेशन की वजह से या मेरे लुक्स की वजह से या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे ऑल 4 सीजन ट्रैवल्स करके एक कंपनी थी जिन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी काम करने की वहाँ पे। मगर मुझे उस वक्त पे मेरे पास क्योंकि पीछे देखने के मुड़ के देखने के लिए कुछ नहीं था, और मुझे ये भी प्रूव करना था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने वो जॉब को बिल्कुल हाँ बोल दिया, और 500 रुपये की तनख्वाह में वो जॉब मैंने शुरू की। वहाँ पे मैंने फाइलिंग का वर्क काम भी सीखा, मैंने टिकटिंग का काम भी सीखा, मैंने पैकेजेस का काम भी सीखा, क्योंकि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, मगर काम उनका बहुत बड़ा था। तो मेरे जैसे लोगों को बहुत बड़ी कंपनी में अगर जाता हूँ तो मुझे एक जगह लिमिटेड हो जाता हूँ। मैंने थोड़ी छोटी कंपनी चूज की जिसमें मुझे सारे डिपार्टमेंट्स का नॉलेज मिले। समहाउ मैंने वहाँ पे एक साल काम किया। उसके बाद उन्होंने ही मुझे मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया कि असरा भाई आप मार्केटिंग कीजिए हमारे कंपनी के लिए। मैंने 1 साल और उनके साथ काम किया, और आई डिड मार्केटिंग विद लिमिटेड नॉलेज। जो मेरा लिमिटेड नॉलेज था टिकटिंग और पैकेजेस के साथ में, मैंने वो काम भी उनके साथ में किया। मगर वो लोग जो थे वो थे बनिए, वो मेरा पगार कभी नहीं बढ़ा रहे थे। मुझे 1,500 रुपये में ही कि भाई पेट्रोल का आप ले लो और आप घूम के काम करो। एनी हाउ मैंने वो सीखा, तो वो मेरी लर्निंग प्रोसेस थी, तो मैंने वहाँ पे भी वो काम सीख लिया था। उसके बाद सबसे पहला जो ब्रेक मुझे मिला वो मिला स्विस एयरवेज की तरफ से। 2 साल काम करने के बाद मैंने स्विस एयरवेज की जो जॉब थी वो ली। वो मेरा लाइफ का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था। मैंने उस जॉब को ले लिया। वो जॉब के अंदर मैंने एयरलाइन के साथ में काम करना के बारे में मैंने सीखा कि एयरलाइन कैसे काम करती है। तो मैं सिटी ऑफिस में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वहाँ पे काम करने लगा। 1 साल तक मैंने वहाँ काम किया, जिसमें हम लोग पूरा नेटवर्किंग देखते थे ट्रैवल एजेंट्स का, जो टिकट इशू करते थे, कैसे ये एयरलाइन काम करती है। और ये जो कंपनी थी वो सामवेग लाल भाई की थी, जो अरविंद मिल्स के ओनर थे। उनके पास उसका सेल्स एजेंसी था। वो हमारी बॉस थी अनामिका लाल भाई। तो मैं अब एक निश मार्केट में एंटर हो चुका था पहले ऑलरेडी, और मैंने बड़ी मन लगा के मैंने वहाँ पे काम किया। और इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे मैं गया, तो मुझे वो जॉब के लिए, तो मैं जब ये जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहा था तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू होने के बाद मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। अब हमारे जो फर्स्ट जॉब के जो ओनर थे वो चाहते नहीं थे कि मैं जॉब छोड़ूं। उन्होंने हमारे जो अनामिका लाल भाई उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करके ये लड़का बड़ा काम के लायक नहीं है, ये आदमी ने मेरे वहाँ से काम छोड़ दिया, आपके वहाँ आ रहा है। अब मेरा इंटरव्यू हो चुका था, मुझे जॉब पे ज्वाइन कर लिया था, और मेरा उस जॉब पे फर्स्ट डे मुझे बॉस यानी अनामिका लाल भाई, सामवेग लाल भाई की वाइफ थी, उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझे कहा कि भाई आपके बारे में, हमने आपको जॉब पे तो रख लिया है मगर आपके बारे में हमको रिव्यूज बड़े खराब मिले हैं। मैंने बोला मैडम आप बताइए क्या आपको रिव्यू खराब मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो पुराने बॉस थे उन्होंने कहा है कि आपने उनको इंटीमेशन नहीं दिया है और आप जॉब के ऊपर ठीक से आते भी नहीं हो। मैंने उनको अपना जो लेटर था, रिज्यूम लेटर, बताया कि मैडम मैंने तो ये कर चुका हूँ, मैंने उनको 1 महीने पहले ऑलरेडी उनको मैंने कहा था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। सेकेंडली, और मैं, आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं बड़ा दिल लगा के आपके वहाँ काम करूँगा, आप उसकी फिक्र ना करें। और हुआ ऐसा कि नेक्स्ट डे मुझे टाइफाइड हो गया, जो मुझे 20 दिन की छुट्टी
मुझे लेनी ही पड़ी। अब उनको ऐसा लगा कि ये भाई तो जो हमारे जो दर्शन भाई बोल रहे तो सच बात थी, ये लड़का आने वाला नहीं है। और 20 दिन के बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट उनको दिए और उसके बाद मैंने अपनी जॉब शुरू कर दी और बड़े अच्छी तरह से मैंने जॉब की वहाँ पे करीबन 1.5-2 साल के आसपास। वहाँ से एयरलाइन के बाद उनकी ही एक सब्सिडरी कंपनी थी स्विस टूर्स, जिसमें मुझे उन्होंने एज अ रीजनल हेड अपॉइंट कर दिया मेरे मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब ये जो जगह थी, जो टिकटिंग से हट के मैं पैकेजेस की तरफ मेरा तवज्जो होने लगा। अब यहाँ पे हम यूरोप के जो डेस्टिनेशन थे वो हम सेल कर रहे थे। यहाँ पे जो स्विस की प्रोडक्ट थी, जो बड़ी नीश मार्केट में हम काम करने वाले लोग थे, तो वहाँ से जो मेरी मेजर जर्नी है वह शुरू हुई, जहाँ से मैंने डॉक्टर्स के साथ में मेरे ताल्लुकात हुए, आर्किटेक्ट्स के साथ ताल्लुकात हुए, जो स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं स्विस टूर के साथ में, और वहाँ के जो लोकल सप्लायर्स थे उनके साथ में मेरे धीमे 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 ताल्लुकात शुरू होने लगे। अब आफ्टर 1 मोर ईयर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लिमिटेड जगह पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्विस एयरवेज की प्रोडक्ट सिर्फ स्विट्जरलैंड ही है, उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मुझे और कुछ सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। मैंने उस वक्त पे एक ग्लोबोटेल करे कंपनी थी जिसमें मैंने एक जॉब के लिए एप्लीकेशन की। अब ये जो ग्लोबोटेल करे कंपनी थी उसकी 18 ऑफिस थी। 2007 में जब इंटरनेट जो था इतना सेवी नहीं था, ज्यादातर लोग जो थे वो सप्लायर्स के ऊपर लोकली डिपेंड करते थे। तो ये जो ग्लोबोटेल कंपनी थी ये पूरी दुनिया का काम करती थी एज ए कंसोलिडेटर, और इनका काम था कि वहाँ के लोकल सप्लायर्स और यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स के बीच में उस पैकेजेस को बेचना, और हम लोग उसके फेस थे। तो मुझे यहाँ पे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिली और एक पैकेजेस के अंदर रिमार्केबल काम करने और सीखने का मौका मिला। मैंने वो जॉब को इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और वहाँ पे एज अ गुजरात रीजनल हेड के तरीके पे मैंने वहाँ पे अपना जर्नी शुरू कर दिया। 4 साल मैंने उनके साथ में काम किया, जहाँ पे मैंने मेरी पूरी ताल्लुकात सारे लोकल सप्लायर्स के साथ में, वहाँ पे जो टॉप बेस्ट डीलर्स है यहाँ के लोकल लोगों के साथ में मेरे ताल्लुकात बनते रहे। करीबन 9-10 साल हो गए थे अब मेरी जर्नी को यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरीज बड़ी अच्छी थी काम करने के लिए, और काफ़ी लोग मुझे जानते थे और अप्रोच भी करते थे उनके कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए। बट मैंने हमेशा एक ही चीज़ सीखी थी कि मुझे ग्रास हॉपर की तरह इधर उधर कूदना नहीं है, मुझे बस टिक करना है एक जगह पे और अच्छी तरह से काम करना है। तो मैंने वही किया। 9 साल के बाद मैंने, क्योंकि हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री ज़्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ज़्यादा है, तो मेरी एक स्टेज के बाद ग्रोथ होना बड़ा डिफिकल्ट था। मैं उसके आगे बढ़ना, मैं शायद बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता, ऐसा था। उस वक्त पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं। अब वो बिजनेस शुरू करने के लिए ना मेरे पास पैसे थे ना ही कुछ चीज़ें थी, तो उस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया और काफ़ी लोगों के पास मैं घूमता रहा कि मुझे एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करनी है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें ये है, इसमें वो है। जैसे लोग घूमते हैं वैसे मैं भी घूम रहा था। काफ़ी लोगों से मैं मिला, ये मेरा एक स्ट्रगलिंग टाइम था, काफ़ी लोगों से मिला मैं। अब कुछ लोग जो थे जो मेरे प्रोजेक्ट के सुनने के बाद वो इंटरेस्ट लेते थे और चाहते थे कि अपने नकारा भाई नकारा बहन उनको मेरे साथ में ज्वाइन करके और उनकी भी लाइफ सुधार दे और मेरा काम सीख लें। मगर मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मैं ऐसे किसी के साथ में मैं काम नहीं करने वाला हूँ। मैंने घूमते घूमते काफ़ी लोगों के बाद मैंने ये डिसाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त थे फ़हीम भाई जो एरिस्टोफ्रेस के ओनर हैं, उनको मैं मिला। तो वो मेरे पुराने दोस्त थे, मैंने उनसे बात की कि भाई मुझे ऐसा करना है। उस वक्त मेरी जॉब चल रही थी, मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम का कोई एवेन्यू भी नहीं था। मैंने उनको कहा, तो उन्होंने, उनकी एक शॉप थी मेरोज टावर में, मैंने कहा कि आप ये मेरे को शॉप दे दीजिए और हमारी 50-50% पार्टनरशिप। बिकॉज मुझे बिजनेस का तो भी पता नहीं था, मैंने बस ये प्रोजेक्ट लेके घूम रहा हूँ। ऐसा लड़का जो करीबन 25-26 साल का था, ये सब लेके घूम रहा है चीज़ें को। उन्होंने हाँ बोला और मैंने बोला कुछ पैसे आप लगा दीजिए तो अपना काम शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क तो है काम करने का, और मैं स्टाफ भी मैं अपने खुद ही ले आऊँगा, तो आप उसकी फिक्र मत करें। बोले ठीक है। क्योंकि वो फ्लोरिस्ट थे इसलिए इसका नाम लगा फ्लोरा हॉलीडेज, ये कोई प्लान चीज नहीं थी। तो वो फ्लोरिस्ट थे इसलिए हमने फ्लोरा हॉलीडेज करके एक कंपनी शुरू कर दी, और इसका टैगलाइन दिया ट्रैवल बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि हम कस्टमाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर बिलीव करने वाले लोग थे, तो हम वही काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ पैसे दिए मुझे
और ये ऑफिस को पूरा तैयार कर दिया और हमने काम बिस्मिल्लाह बोल के शुरू किया। अब काम शुरू करने के बाद अगेन मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं जॉब छोड़ के कैसे छोड़ूं और यहाँ पे काम कैसे करूं, क्योंकि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मेरी जॉब छूट जाए और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैंने काफ़ी जो मेरे दोस्त जो थे उनको कहा कि भाई मेरे को टिकटिंग में एक आदमी की ज़रूरत है, आप आ जाओ, मुझे पैकेजेस में एक आदमी की ज़रूरत है, आप आ जाओ। सारे दोस्तों ने मुझे उस वक्त पे मना कर दिया कि भैया तेरी कंपनी बहुत नहीं है, कल उठ के बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। मैं ठीक है। इस वक्त पे मेरी वाइफ थी, वो भी ट्रैवल एजेंसी से बिलोंग करते थे। मैंने उनको कहा कि भाई आप मेरे साथ यहाँ पे आप काम करो, तो आप टिकटिंग का, तो उन्होंने भी अपना करियर छोड़ के, बड़ा मुश्किल हुई मुझे समझाने में भी उस वक्त पे, और वही मेरी सॉफ्ट टारगेट थी, उसके अलावा तो कोई मानने वाला था नहीं। तो मैंने उनको किसी भी तरह से समझाया और एक टिकटिंग की पोजीशन पे उनको बिठा दिया, क्योंकि काम तो मैं लेके आने वाला था और मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी उस वक्त पे। उस वक्त पे मैंने सोचा कि अब मुझे एक ऐसी कंपनी में जाना होगा जहाँ का बेस इंडिया का ना हो और मैं होम रेप से काम कर सकूं। उस वक्त कॉक्स एंड किंग से मुझे अपॉर्चुनिटी आई, मैंने एक्सेप्ट की। कॉक्स एंड किंग में गया, 2 दिन के अंदर मैं थक गया, मैं बोला यहाँ से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। 2 दिन के बाद इमीडिएटली मैंने जॉब छोड़ दी। वो उसके बाद एक नेशनल डेजर्ट ट्रैवल करके दुबई में एक कंपनी थी जिसका होम रैप था। मैंने बोला इसको पकड़ो, अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरी सैलरी तो स्टार्ट रहेगी, साथ में मुझे अपना काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 1 साल तक पूरा मैंने वैसे ही काम किया जैसे मुझे करना था, और मैं वहाँ से हमारे कस्टमर्स भी लेके आता था जो फ्लोरा में डालता था, और ये लोगों को काम भी देता था, और ये चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई धीमे धीमे। जो कंपनी शुरू हुई थी 1 लाख रुपए से, अब वो कंपनी की जर्नी धीमे धीमे स्टार्ट हो गई है। हमने 1 साल मैंने काम किया उस एनडीटी के साथ में, और धीमे से ये कंपनी सेटल हो गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब से भी रिजाइन किया, और उसके बाद फ्लोरा के अंदर मैं कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर अब काम करने लगा। जब 2 लोग थे, मैं, मेरे वाइफ और उनका एक भाई, हम 3 लोग मैनेज कर रहे थे। अकाउंटिंग वो देख रहे थे और सारा मार्केटिंग मेरे हाथ में था और चीज़ों को मैनेज करना मेरे हाथ में था, तो मैंने करना शुरू कर दिया था। जब ये कंपनी एक साल के बाद ऐसा लगा कि अब हम स्टेबलाइज हो चुके हैं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी धीमे धीमे आने लगी है, जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी। जो हमने सोचा था 25-30 लाख करके करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने 1 लाख रुपए में कंपनी शुरू करी, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट एज ऑलरेडी था और वो क्लाइंट का पैसा आने लगा था हमारे पास में। काम शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे 10 साल का मुझे ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो चुका था काम का। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं अपने जो क्लाइंट है उसको नॉर्मल मार्केट में काम नहीं करूंगा, मैं एक कंप्लीट निश मार्केट में ही मैं इन्वॉल्व होऊंगा और एक कस्टमाइजेशन ऑफ पैकेज में उनको दूंगा। मेरे नॉलेज की वजह से, क्योंकि डेस्टिनेशन का मुझे बड़ा अच्छा नॉलेज था, हर एक डेस्टिनेशन पे शायद मैं कभी बात करूं तो ऐसा लगेगा आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो या किसी और कंट्री में घूम रहे हो। सो बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ में मैं उनको पूरा कस्टमाइजेशन करता था। हाई एंड कस्टमर्स, आप नाम लीजिए, अहमदाबाद का शायद ही कोई इतना पैसे वाला आदमी होगा जिसने हमसे काम नहीं किया होगा। उनके साथ डिटेल आइटनरीज प्लान करता था, और जो 10 साल पहले मेरे कस्टमर्स थे आज भी वही मेरे कस्टमर्स। तो हमने हमेशा एक रिटेन किए उस क्लाइंट्स को, और कभी भी उनको डिससेटिस्फैक्शन के लेवल पे नहीं ले गए, उनकी ज़रूरतों को समझा और काम किया। जब हम फ्लोरा में हमने काम शुरू किया तो हमने एक और मार्केट डिसाइड किया काम करने, जो अब सर्विस अपार्टमेंट से, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, जिसपे हमने गुजराती क्लाइंट्स जो थे उनको फूड की प्रॉब्लम काफ़ी आती थी। अगर आप यूरोप में जाते हो तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो ज़्यादा मिलता था। जो मच्छी है या फिर अंडे है उसको भी वो वाइट मीट में गिनते हैं, वेजिटेरियन गिनते हैं। तो हमने सर्विस अपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, और शुरू करने के बाद हमने यहाँ से सारे क्लाइंट्स को शैलेज आप कहे या फिर सर्विस अपार्टमेंट्स कहें, अलग अलग जगह पे हमने कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू किया, और वो बड़ा कामयाब हमारा स्ट्रक्चर रहा। कम पैसों में बेस्ट ऑफ द सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करने लगे, और बिल्कुल हाई एंड आप जो अपार्टमेंट्स थे, होटल्स थे, उनके साथ हमने डीलिंग करना शुरू किया। अलग अलग डेस्टिनेशन पे हमने काम किए, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो यूरोप की दूसरी सिटीज़ हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, दुबई हो, हमने ये सारे काम शुरू कर दिए थे। विद इन 3 इयर्स हमने हमारा एक सेट मार्केट हमने कर दिया था। अब हमें ऐसा लगा कि हमको एक ट्रैवल एजेंट्स को अप्रोच करना है। स्लोली हमने डीएमसी यानी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज के साथ में अप्रोच किया, जिसमें हमारी अपनी पार्टनरशिप होती थी। हमने अब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क शुरू कर दिया था। अब हमने जैसे बाली है,
दुबई है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ऐसे डेस्टिनेशन पे काम करने लगे जहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे थे। और वहाँ की हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करने, जिसमें हमारा अपना स्टेक होता था, मेरा अपनी पार्टनरशिप इवेंट से हमने वो शुरू कर दी, जिससे नॉर्मल एजेंट से एक स्टेप हम ऊपर आ जाएं। हमारा काम ये होता था कि हम उन लोगों की मार्केटिंग यहाँ पे करें, हम लोग उनका फेस हो यहाँ पे इंडिया में। और हमारी अपनी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, हमारी अपने होटल कॉन्ट्रैक्टिंग, हमारे अपने गाइड्स हैं। तो मुझे एक और अप एंड मार्केट मिल गया था काम करने के लिए। तो हमने वो काम शुरू कर दिया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 5 कंट्री के एज ए डीएमसी पार्टनर्स हम काम कर रहे हैं। तो अब हमारा जो ट्रैवल एजेंट का जो हमारा जो कस्टमर बेस जो 200 से शुरू हुआ था, आज 1500 से ज़्यादा 2000 कस्टमर्स हैं हमारे। और ट्रैवल एजेंट्स भी करीबन अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेट हो गया था। अब हमें ऐसा लगा कि हम किसी चीज़ में मिस कर रहे हैं, जो एक करेंसी का पार्ट था। अब हमने रिजर्व बैंक के अंदर हमने एक एप्लीकेशन की कि हमको आप करेंसी का भी काम के लिए आप हमें दीजिए। मेरी 3 साल से ये कंपनी है और हम एक चीज़ से मिसिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसी और को अप्रोच करना पड़ रहा है और हमें बिल्कुल डेप्थ नॉलेज है इस काम करने का, तो आप हमें दीजिए। तो हमारी कंपनी को लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारा काम बड़ा आसान हो गया और उन्होंने हमारा मॉक इंटरव्यू लिया और हमको अपॉर्चुनिटी दी कि आप लाइसेंस लेके काम कर सकते हैं। तो अब सारी जो सर्विसेज जो है वो एक रूफ के अंदर आ गई थी। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज से लेके, उसको टिकटिंग से लेके, उसके वीज़ा असिस्टेंस से लेके, उसके डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, सारी चीज़ें, उसको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए फ़ायदा ये था कि हम अब उसका टर्नओवर कैसे बढ़ाएं। हमने जो हमारा मुस्लिम मार्केट जो था हज एंड उम्रा का, वो हमने कभी टच नहीं किया था। हमने बोला कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टच दिस मार्केट। हमने उस मार्केट को टच करना शुरू किया और सारे मेजर जो टूर ऑपरेटर साथ में काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो हज कमेटी हो या दूसरे जितने भी टूर ऑपरेटर्स हो, उनको करेंसीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हमने। विद इन टाइम ऑफ 2 इयर्स हमारा जो टर्नओवर था वो 1,40,00,000 रुपए पहुंच गया। तो अब इस चंक को हमको संभालना था कि अब इसको संभाले कैसे। तो हमने उसको डिपार्टमेंट वाइज सबको इंडिविजुअली सेटल किया कि फॉरेन एक्सचेंज जो एक कंपनी है, जो फ्लोरा हॉलिडेज प्राइवेट, जो रिजर्व बैंक का लाइसेंस के नाम से था, हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमने सिर्फ उसी को एक अलग किया, फ्लोरा हॉलिडे को हमने अलग किया। तो हमारी एक सेपरेट टीम हो गई थी जो सिर्फ स्पेशलाइज हो वीज़ा और टिकटिंग के बारे में, और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो काम है वो प्राइवेट लिमिटेड करेगी और कोई नहीं। तो उसके लिए हमने एक टीम बना दी, तो हम टाइम पे चीज़ों को डिलीवर करें, टाइम पे हम चीज़ों को मैनेज करें। तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई थी। अब जो 1 लाख की जो कंपनी थी, अब 40 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई थी। अब यहाँ पे हमको करेंसी कार्ड्स के बारे में जो नया शुरू हुआ था, उसमें बैंक्स के साथ हमारा नेटवर्किंग शुरू हुआ। जो शायद आप लोग जानते होंगे कि पुराने ज़माने में ट्रैवलर्स चेक हुआ करते थे, वो अब बंद हो रहे थे। अब टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रैवलर कार्ड आने लगे थे। तो ट्रैवलर कार्ड ने बैंक ने हमें अप्रोच किया कि आप इसको बेचिए, हम आपको ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे काम करने के लिए। हमने वो काम किया शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह ICICI बैंक के साथ में 2013 से लेकर 2017 तक हम लोग टॉप एजेंट्स थे। जितना बिजनेस ICICI बैंक ने नहीं किया था, उससे ज़्यादा एक सिंगल ब्रांच कर रही थी उनके लिए, जिसका टर्नओवर था $5 मिलियन। सो हम उस मार्केट में आ चुके थे अब, जहाँ पे अब हमको स्टेबलाइजेशन मिल गया था। हम लोग बेस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब तीसरा जब हमारा काम जब शुरू हुआ, वो था बड़ा ही नॉर्मल था। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और काफ़ी लोग जो आते थे मेरे पास में, और फॉरेन से मैं लोगों को देखता था, और मेरा एक डॉक्टर्स का बड़ा अच्छा ग्रुप नेटवर्किंग हुआ करता था। मैं ये जो लोग आते थे मेरे पास करेंसी करने के लिए, उनके पास मैं देखता था कि ये हमेशा बेचारे ट्रबल में रहते हैं। उनको ना ही उनके पास कोई डॉक्टर्स की कोई डिटेल्स होती है, उनके पास यहाँ पे आते हैं, ना ही कोई रहने का प्रॉपर इंतज़ाम है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे मिलके, उन जो वहाँ पे आते थे मेरे पास, वो उनकी प्रॉब्लम बता देते थे मेरे को। मैं वो सुनता था और सुनने के बाद उनको राइट डॉक्टर से गाइडेंस देता था कि भाई आप यहाँ मत जाइए, आप यहाँ पे एक बार एक ओपिनियन ले लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। और दूसरा उनका खाने का मसला हो मैं सॉल्व कर देता था, उनकी करेंसीज का मसला सॉल्व करता था, उनका लोकल ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है वो मैं सॉल्व करता था। तो उनके लिए ये बहुत था। एक एलियन कंट्री में आके कोई इंसान उनकी मदद कर रहा है,
तो वो इससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं था। कुछ वक्त के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया दार इस्लाम में। मुझे कहा कि असरा भाई आप आपके डॉक्टर की टीम के साथ आइए, हम आपके लिए सब अरेंज करेंगे चीज़ों को। काफ़ी बार मुझे इनविटेशन दिए। मैंने बोला कि यार मुझे पता नहीं है, ये इंसान यहाँ पे मैं 2-3 बार मिला हूँ, अब ये इनविटेशन तो दे रहा है, पता नहीं वहाँ जाके होगा क्या। मैंने काफ़ी जो हमारे जो डॉक्टर्स के नेटवर्क में से कुछ लोगों को मैंने कहा कि ऐसी इनविटेशन है, आप कहे तो जाएं। किसी डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, किसी डॉक्टर ने बोला कि यार कोई मतलब नहीं है सब चीज़ें करके। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर मनीष धवन करके, और डॉक्टर नैतिक शाह जो एक जो यूरोलॉजिस्ट सर्जन है और एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनको मैंने कहा कि ऐसा इनविटेशन है, क्या करना चाहिए। और हमने डिसाइड किया कि भाई हम को वहाँ जाके एक बार मिलें सब लोगों से तो पता चले। बट मैंने कहा कि मैं इन लोगों से, मुझे पता नहीं है, ये इनवाइट तो कर रहे हैं पर वहाँ जाके होने वाला क्या है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इन लोगों को। बोले कोई बात नहीं, हम लोग इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, अगर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद मिला तो बहुत कुछ मिलेगा, वरना घूम के वापस आ जाएंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। हम लोग 3 लोगों ने मिलके वो जर्नी शुरू की। हम वहाँ पे दार इस्लाम उतरे और बड़ा ही अच्छा हमको होस्ट भी मिला, हमको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पे रखा। वहाँ जाने के बाद हमको पता चला वो आदमी की पोटेंशियल, उस आदमी ने हमको वहाँ के मिनिस्ट्री लेवल तक लोगों से मिलवा दिए। हमको तो ये एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में जाने वाले लोग थे हम। उन्होंने हमको काफी लोगों से वहाँ मिलवाया। उसके बाद वहाँ पे हमारी स्वामी नारायण मंदिर के अंदर लायंस क्लब के साथ मीटिंग अरेंज कराई, एक कम्युनिटी टॉक हमने वो की। उसके बाद हम इसना शरीफ जमात में मिले, उसके बाद ख्वाजा जमात में मिले, उसके बाद हम रावजी जमात में जाके मिले, और काफी लोगों ने हमको वेलकम किया। मगर इसमें अब हमारी 2 प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हमको एक एथिकल प्रैक्टिस से काम करना था। हमने ये डिसाइड किया था कि भाई किसी भी डॉक्टर्स को हम कमीशन नहीं देंगे। ये जो फील्ड जो था मेडिकल टूरिज्म, उसमें ज्यादातर लोग जो होते वो टाउट्स होते थे, और जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मेडिकल टूरिज्म, तो वो भी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते कि भाई असरा भाई का कोई कमीशन होगा इसमें। मैंने बोला मैं कमीशन लूंगा, मैं कभी दूंगा भी नहीं। हम, और यही प्रैक्टिस हमारी दोनों डॉक्टर के साथ भी थी, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग सही हैं। वहां जाने के बाद हमने ये महसूस किया कि जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर से हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पे, और जो वहाँ का डॉक्टर था हमसे कमीशन मांग रहा था। अब हमको कमीशन देना नहीं था, तो हमारा काम सेटल नहीं हो रहा था। जब दूसरी बार हम ट्रिप पे गए तो हमने उससे पहले बैठ कर डिसाइड किया कि अब करना क्या है, वेदर हमको जंक लोग चाहिए जिसमें हम हमारा एथिक्स खो दे, या फिर ऐसी एक जर्नी पे निकले जो बहुत ही हार्ड है मगर लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। तो जब दूसरी ट्रिप हुई हमारी तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग हार्डर वे को चूज करेंगे, हम लोग जो इजी वे को चूज नहीं करेंगे। हम लोग कम्युनिटी पे जाएंगे, कम्युनिटी के पास जाके हम बताएंगे कि हमारी सर्विसेज क्या है, असरार भाई क्या कर रहे हैं, डॉक्टर धवन क्या कर रहे हैं, डॉक्टर नैतिक शाह क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भागविन देसाई क्या कर रहे हैं। तो हमने वहाँ के कम्युनिटी में अप्रोच करना शुरू किया और लोगों को बताया, रादर देन कि कोई मिडल मैन हो, आप डायरेक्ट डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना काम करें। और अहमदाबाद में आने के बाद आप हमारे साथ हमारे अपार्टमेंट में रहे, रादर देन स्टेइंग इन होटल, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो रही थी, रहने की, आने जाने की दूसरी कॉस्ट कम हो रही। और क्योंकि वो हमारे पेशेंट हुआ करते थे तो उनको लाइन में वेट भी नहीं करना पड़ता था, इमीडिएटली डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे थे, तो उनके लिए वो बहुत सफिशिएंट था। अब यहाँ पे मुझे सर्विस अपार्टमेंट्स को, हमारे जो थे, जो मेरा ब्रेड एंड बटर था खाने के लिए, जो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम थी मेरी, मैंने वो उसमें अपग्रेडेशन शुरू कर दिया। मैंने अपने सर्विस अपार्टमेंट जो था मेरा, जिसमें एक रेंट रहने वाले लोग थे, उनको हटा दिया और उसको पूरा फुल्ली फर्निश कर दिया और उसमें इन लोगों को रहना शुरू करवाया। तो एक अपार्टमेंट शुरू हुई कंपनी, अब 4 अपार्टमेंट्स है हमारे पास में। तो ये 4 अपार्टमेंट्स में हमने पूरी तरह से उनको अपग्रेड किए, हमारे और पूरी उनको डिजाइन ऐसे किए कि किसी भी तरह से जो पेशेंट आ रहे हैं उनको कोई यहाँ पे कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे जितने भी हमारे, खास करके अब जो कि मैं थोड़ा सेटल भी हो चुका था, तो मेरी कम्युनिटी के तरफ भी कोई जिम्मेदारी थी। तो खास करके जो हमारे विडो या विधवा औरतें थी, उनको हमने हमारे काम के लिए अप्रोच किया, खासकर टिफिन के लिए। हमारे घर में कुक खाना पकाए तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया वहाँ से। तो हम, हमारा पैसा हमारे थ्रू कमा रहे थे और वो लोग जो थे उनके थ्रू कमा रहे थे, उनकी दुआएं मिल रही थी, तो हमारा काम चलते जा रहा था।
खास करके जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको एक कम प्राइस में अच्छी सर्विसेज मिल रही थी। तो हमारी जो जर्नी थी वो अब शुरू होके एक लेवल पे आ चुकी थी। अब हमारी 3 कंपनियां ऑलरेडी हो चुकी थी। जो कंपनी 2 लोगों से शुरू हुई थी आज 12 लोगों तक पहुंच गई है। जो कंपनी 1 लाख का काम कर रही थी आज 50 करोड़ का काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 कंपनियां हो गई थी हमारी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेटल तरीके चल रहा है। अब हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे और हमारे सर्विसेज ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी वो सब चीजें भी हमने आज शुरू कर दी। तो फ्लोरा हॉलीडेज एक कंपनी शुरू होकर अब फ्लोरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुकी थी जिसमें हम 3 कंपनियां मैनेज कर रहे थे। अब लास्ट 6 महीने पहले मार्च में हमने हमारे जो मार्केट जो था हमने वो डिसाइड किया कि अब हम क्योंकि हम सारे नॉन मुस्लिम्स हैं मार्केट में हम इन्वॉल्व हैं, हमने कभी मुस्लिम मार्केट को टच नहीं किया है। तो हमने डाइवर्सिफाइड ऑफ वर्क में हमने ये देखा कि हम हमारे काम को कैसे अलग किया जाए। हमने जो नॉर्मल पैकेजेस खास करके जो मुसलमान जो जितने भी लोग हैं वो हज और उम्रा के अलावा कुछ सोचते नहीं थे। हमने ये मार्केट सर्वे करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि ये लोग मेजर जो सिटीज में ज़ियारत के लिए लेके जा रहे हैं जो उनको पैसेंजर भी मिल जाते हैं मगर वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो वो लोगों को समझा नहीं सकते। अब ऐसे डेस्टिनेशन जा रहे हैं जहाँ पे हिस्ट्री से पूरा भरा हुआ है। अब वहाँ का जो गाइड होता है वो इंग्लिश बोल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है किसी को, तो करे क्या। हमने उस मार्केट को टैप किया, हमने हज उम्रा के काम को टच नहीं किया। हमने सोचा कि हम एक ऐसा मार्केट लेके आए जहाँ पे जो हम नीश बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दें, सारी होटल अच्छी दें, खाना पीना अच्छा दें और हमारा जो टूर गाइड हो वो अहमदाबाद से हो और उनकी पूरी जर्नी को पूरा वो लेके जाए। तो हमने एक इस्लामिक हिस्टोरिकल पैकेजेस हमने डिज़ाइन किए खासकर मुसलमान लोगों के लिए जो जॉर्डन, इजराइल या फिलिस्तीन आप कह सकते हो या उसके बाद इजिप्ट में जहाँ पे हिस्ट्री पूरी भरी हुई है। हमने ये डिसाइड किया हम यहाँ पे काम करेंगे। ये टूर्स मैं खुद लेके गया वहाँ पे और सारे लोगों को ये इस हिस्ट्री के बारे में बताने लगा एज अ टूर गाइड। हमारे जो इंग्लिश जो गाइड्स होते थे वो इंग्लिश में बोलते थे, मैं उसको ट्रांसलेट करता था और इन लोगों को बताने लगा। जो लोगों को समझ में नहीं आती थी वो सिर्फ एक इमारत देख के वापस आते थे। अब उस डेस्टिनेशन पे उनको समझ में आने लगा कि ये इसमें तो पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, आपको वो समझा रहा है। तो ये हमारा बेस्ट सेलर पैकेज बन गया और हमने कंटिन्यूसली इसको करीबन 3-4 पैकेजेस हमने किए और ये वाज अ बिग सक्सेस। अब आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अभी हमारा जो मार्केट जो था वो लेजर से अब एक पिलग्रिम टूर्स की तरफ भी हम इन्वॉल्व होने लगे, तो वो भी हम मार्केट को अब टैप कर चुके थे। तो अब एक इस्लामिक टूर्स, आपकी लेजर ट्रिप्स, आपके बिजनेस ट्रिप्स, आपके वीज़ाज, आपके टिकट्स, आपके फॉरेन एक्सचेंज, सारा कुछ इधर हो गया था। और हमने एक एडिशन कर दिया था मेडिकल टूरिज्म। तो हमारे ही खुद के कस्टमर्स हैं, हमको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे ही इनकमिंग कस्टमर्स हैं, उनको हम मैनेज कर रहे चीज़ों का और एक भी रुपया मार्केटिंग में बगाड़े बगैर, यानी एक भी रुपया हमने किसी भी मार्केटिंग वाले को नहीं दिया। ये सारे लोग जो रेफरल वर्क से आ रहे हैं हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये कंपनी हमारी 3 मुकम्मल तौर पे अब चलने लगी है और मेडिकल टूरिज्म में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मेडिकल टूरिज्म में जो हमारे जो काम होते थे तो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारी। मैं अपने आप को मेडिकल टूरिज्म वाला इंसान नहीं बोलता, मैं बोल रहा था मेडिकल फैसिलिटेटर, क्योंकि टूरिज्म का नाम है तो सबको लगता है कि भाई कमीशन वाली बात हो रही है। तो हमने अपना नाम चेंज कर दिया और हमने ये सारी सर्विसेज जो फ्लोरा के अंडर आ रही है वो हमने प्रोवाइड की। तो ये हमारे कुछ सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जो अभी सामने देख रहे हैं। ये हमारे कुछ डॉक्टर्स है, ये जिस तरह से हमारे क्लाइंट्स आते हैं हम लोग वहाँ पे जो ट्रिप्स करते हैं वो हैं। ये हमने हमारी जो तंजानिया की ट्रिप्स हैं उसके बारे में, जिसमें लायन क्लब ने हमें वहाँ पे इनवाइट किया था। अब हुआ ऐसा कि मार्च 22 पे पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस शुरू होने लगा और हमारी सारी तीनों कंपनियां जो थी वो सिर्फ टूरिज्म से इंटर रिलेटेड थी। हमारे पास जब ये कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया तो सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई इससे और हमारे तीनों कामों पे एक साथ इसका इफेक्ट हमको दिखने लगी। ना फॉरेन से कोई पेशेंट आ रहा है यहाँ से रुकने के लिए तो हमारी रेवेन्यू बंद हो रही है हमारा, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हैं तो टिकट्स का काम भी नहीं चल रहा है।
इंडस्ट्रीज बंद है इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का काम भी बंद हो रहा है, हमारे एम्बेसीज बंद है तो वीजा का काम भी बंद हो रहा है। तो 4-5 महीने हमने बिल्कुल एक स्ट्रगल के फेज में हमने उस चीज को निकाला, मगर हमने किसी भी लोगों को निकाला नहीं हमारे स्टाफ में, बिकॉज मैं हमेशा समझता था कि ये हमारे स्ट्रेंथ है, हम अपने फैक्ट्स को काटेंगे, हमारी स्ट्रेंथ को नहीं। तो हमारे सारे लोगों को हमने जो स्टाफ को बिठाया, उनको कहा कि भाई हम एक मुसीबत के फेज से निकल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। हमने उनकी सैलरी हाफ की और उनको साथ में रखा जब तक ये चीजें चल रही है वहां तक। अब जो फॉरेन एक्सचेंज में हमारे जो दोस्त है इरशाद भाई, उनका 5 साल पहले ये एयर कंडीशन का बिजनेस हुआ करता था और वो बिल्कुल फेल हो गया था वो बिजनेस। और मेरे वहां पे फॉरेन एक्सचेंज में हमारे एक भाई जो थे जॉब छोड़ चले गए थे, तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारा बिजनेस ये बंद करो और मेरे वहां पे तुम आ जाओ और ये काम आप करो। उनको चूज करने का मकसद भी यही था, मुझे ऐसा था कि अगर इंसान का बिजनेस में फेलियर हुआ तो उसको बिजनेस करते तो आता ही है, भले फेल हुआ, फेल होना पास होना अल्लाह के हाथ में। जॉब वाले से बेटर है कि मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूं काम करने के लिए, क्योंकि उसको बिजनेस करते आता है। तो उन्होंने वहां पे मेरे वहां ज्वाइन हो गए। अब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एयर कंडीशन कोई काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेटल हो गए, हमारे वहां 2 साल से वही काम कर रहे थे। अब ये 5-6 महीने कोरोना वायरस के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग कुछ सोच रहे थे कि क्या करें। किसी ने कहा कि भाई सैनिटाइजर का बिजनेस आप शुरू कर दो, आपका डॉक्टर का नेटवर्क अच्छा है, आपका बिक जाएगा। मैंने बोला नहीं, वो नहीं करना है। किसी ने बोला कि मुर्गियां काटो और आप ऑनलाइन बेचो। किसी ने कहा कि आप ग्रोसरी का काम करो, वो ऑनलाइन करो। मैंने वो सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपनी जो स्ट्रेंथ थी, जिसमें मैंने इरशाद भाई को 5 साल पहले काम करते हुए देखा, जिसमें हमको पता था कि हमारे एक्सपीरियंस क्या है, उनको कहा कि आप ये काम फिर से शुरू करो। वो बिल्कुल डिसएग्री थे इस काम के बारे में, बोले कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये काम में फेल हो गया, मुझे पता है ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है, और ऐसा ना हो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उसी को हम अप्रोच करने वाले हैं, तो इस काम की वजह से हमारा एग्जिस्टिंग काम में बिगड़ जाए, क्योंकि ये टेक्निकल काम है। मैंने उनको समझाया और उनके फेलियर्स को इवैल्यूएट किया कि ये जो फेलियर्स हमारे हुए ये हमारे लिए एसेट है, हमको इसी में से सीखना है और हमको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी जो हमारे लिए एसेट जो थी वो इसमें एयर कंडीशन काम में 90% जो लोग थे वो मुसलमान हैं टेक्नीशियन। अब हमें काम ये करना है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी देना है और उनको अपग्रेड भी करना है, क्योंकि हम सर्विस फील्ड से लोग आए हुए लोग थे, तो हमको टेक्निकली पता था कि हमको अपग्रेड क्या करना है। और ये कोरोना वायरस का भी सिचुएशन चल रहा है, तो हमने एक फ्लोरा एयरकॉन करके कंपनी रजिस्टर कर दी। और एक जो टेक्नीशियन जो थे इरशाद भाई, जो खुद इंजीनियर थे, जो फेल हो चुके थे, अब उनको इसमें काम करना शुरू करवाया हमने। और एक हमारे दूसरे जो पार्टनर थे वो बेसिकली वो 15 साल से टेक्निकल थे, आकिब भाई उनका नाम है, उनको हमने साथ में लिया। साथ में लेने के बाद, क्योंकि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज 6 महीने के बाद ऐसा होगा कि हम उस बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं, हमारा अपना भी काम है। तो आकिब भाई को हमने उस पोजीशन पे लिया, क्योंकि वो टेक्नीशियन थे, उनको पार्टनरशिप में लिया हमने कि आपको टेक्निकल काम देखना है भाई, और किसी भी जगह पे कोई भी इंसान को प्रॉब्लम हो तो दिस इज योर लुकआउट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम देखेंगे, टेक्निकल आपको देखना है, सो यू आर इन अ पार्टनर नाउ। तो उनको हमने पार्टनरशिप दी और अकीब भाई को हमने फ्लोरा एयरकॉन का पूरा हैंडलिंग सौंप दिया, उनको अपना नाम दिया और उनको काम करना हमने शुरू करवा दिया यहाँ पे। तो उन्होंने एक अपनी टीम 8 लोगों की अपनी खड़ी की, सारे मुसलमान जो हमारे लड़के थे उनको अपग्रेड किया, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की कि आप अब कोरोना वायरस में जाते हो तो कैसे जाओगे। तो उनको हमने यूनिफॉर्म दिया, उनको सैनिटाइजेशन के बारे में बताया कि आप हमारे सर्विसेज को लेके जाएंगे तो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ सामने वाले इंसान को, क्योंकि ये इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर एक इंसान डर रहा है कि अब बाहर वाले को बुलाए नहीं, तो आपको उस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसको सॉल्व करें। वहाँ पे आप जाके सैनिटाइजेशन करेंगे, उसका काम करेंगे, फिर से सैनिटाइज करेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, आप मेडिकल कैप पहनेंगे, उसके बाद ही एंटर करेंगे। क्योंकि हमारे जो लोग थे, ज़्यादातर हम लोग जजेस के वहाँ जा रहे थे, हम लोग डॉक्टर्स के वहाँ जा रहे थे, ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखते हुए हमने ये काम शुरू कर दिया। 2 महीने में ये देखिए हमारे ऑलरेडी ये फोटोग्राफ से, जिसमें ये हमारे जो लोग हैं वो
काम करने जाते हैं इस सिचुएशन में, तो जो कंपनी ने एक भी पैसा लगाया बगैर फिर से एक और कंपनी खड़ी कर दी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ इन टेक्निकल लोगों के साथ में मिल के हमने एक काम शुरू कर दिया है जो 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 15 लाख का काम कर चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो है कि हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें इन चीज़ों को और अपग्रेडेशन के लेते हुए अर्बन क्लब जैसी कंपनियों को उनको आउट करें हमारे मार्केट में से, तो लोकल लोगों को ज़्यादातर काम इसमें मिले। सो ये कुछ सेफ्टी या इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। सो अब ये कंपनी जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में फॉर्म हो चुकी है नाउ। हमारी 4 कंपनियां हैं, फ्लोरा एयरकॉन, और चारों के डिवीजन अलग है। फ्लोरा एयरकॉन जो है वो एसी सेल्स सर्विस और मेंटेनेंस का काम देखेगी, जिसमें करीबन 12 लोग एम्प्लॉयड हैं। फ्लोरा हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज का काम देखती है। तो वी आर द टॉप कंसोलिडेटर्स ऑफ अहमदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप कंपनीज एज फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमारे 4 लोग एम्प्लॉयड हैं। फ्लोरा हॉलीडेज जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, जो मेरा पैशन है काम करने का, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं वीज़ा देखता हूँ, एयर टिकट्स देखता हूँ और हॉलीडे पैकेज देखता हूँ। उसमें 4 लोग एम्प्लॉयड हैं। और फ्लोरा मेडिकल टूरिज्म जिसमें हमारे अपने सर्विस अपार्टमेंट्स हैं और हम पूरा लॉजिस्टिक का काम देखते हैं, और डॉक्टर्स अराउंड 40 डॉक्टर्स हमारी टीम के अंदर अंडर फ्लोरा बैनर के अंदर काम कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ व्हाट इज ऑल अबाउट फ्लोरा हॉलीडेज। दिस आर सम कंपनीज जो हमारे टॉप कॉर्पोरेट्स हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। And this is all about, thank you very much, of Flora group of companies. I'm Thank really you so sorry much, if Ashraf bhai. it's boring Yeah, about, actually, but this very is my good. life. Thank Very you. interesting. I think Ashraf bhai, I think very inspiring story, mashallah. Just wanted to ask you, I think before we get some questions, I think lots of Muslims they feel that कि non-Muslim market में और उनके साथ connection बना के business करने में उनको डर लगता है, उनको परेशानी आती है, उनको issues होते हैं. How you manage, because you have been your 90% is planted where now after Islamic tourism and other things you have more Muslim clients also, but like how you dealt with them and how you created a market among them. Uh, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, आप एक तो सबसे पहले एक जॉब कीजिए। जॉब करने से क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड क्रिएट होगा, लोग आपको जानने लगे। अब कोई भी इंसान हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, आप उसको उसका फायदा बताओगे वो आपसे काम करेगा। आपको हमेशा उसका फायदा ढूंढना है और उसको बताना है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। मैंने भी वही किया। मैंने हमेशा जितने भी लोग थे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनको उनके ही टेस्ट के हिसाब से उनको फायदा देने की कोशिश की, उनको टाइम पे चीजें डिलीवर करने की कोशिश की। मैंने अपनी कोई रिक्वायरमेंट उनको नहीं दी, उनकी रिक्वायरमेंट को अपनाया और सीखा और उनको डिलीवर किया। उस तरह से मैंने एक अपना नेटवर्क नॉन मुस्लिम में भी डील किया और आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में काम करता हूँ। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम फेस होती हैं, मगर अगेन आपको यही पॉजिटिवली सोचना है कि आप उसको फायदा कैसे दोगे। आप फायदा दोगे तो वो काम करेगा ही आपसे। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है बिलाल का, डॉक्टर बिलाल सेठ का कि is there any permission requirement from the government to start medical tourism? कोई जरूरत होती है आपको कोई परमिशन लेने की, या सीधा पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल चूज करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो? आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपका आवाज कट रहा था। मैं ये कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि कोई परमिशन की जरूरत होती है मेडिकल टूरिज्म शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से? नहीं, आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। और बेसिकली आज से डॉक्टर साहब ऐसा था कि आज से 2-3 साल पहले हम लोग सिर्फ किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के साथ में मिलके उनका अथॉरिटी लेटर लेके हम एम्बेसी में उसको एप्लीकेशन करके पेशेंट को बुला सकते थे, मगर अब वो चीज़ें नहीं रही है। अब ऐसा हो गया है कि आप किसी भी पेशेंट को बुलाते हो तो हॉस्पिटल का नाम उसमें लिखा होता है उस वीज़ा के अंदर, जिसने भी स्पॉन्सर किया है वो। तो आपकी जो हॉस्पिटल है बेसिकली टूरिज्म कंपनी के लिए वो सब चीज़ जरूरी नहीं है, मगर जब पेशेंट आ रहा है कवरेज कैन यू म्यूट? नहीं, सबको म्यूट कर दो। तो मेडिकल टूरिज्म का काम करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मगर जो हॉस्पिटल है
वो आपका जो है रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, NABHUI के से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, क्योंकि वरना स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी आपको वहाँ से। तो अब जो पेशेंट जो आ रहा है वो उसी स्पॉन्सरशिप के ऊपर आ रहा है, तो वो इधर उधर घूम नहीं सकता है। पहले ऐसा था कि भाई वो हॉस्पिटल में आ गया, उसके बाद 10 डॉक्टर के पास वो विंडो शॉपिंग कर सकता था। अब वो चीज़ें नहीं रही है। जब तक उसको NOC नहीं मिलेगा उस हॉस्पिटल से, वो दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो मेडिकल टूरिज्म में काम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप एक कंपनी रजिस्टर करके FRO में अपने अपडेट कर दीजिए, ये काम करे तो आपका काम हो जाएगा। तो असल में दूसरा एक जो मुझे सवाल आ रहा था आपके लिए वो ये था कि आप जब ये इतनी सारी कंपनीज आप मैनेज करते हैं तो फोकस भी इश्यू होता है, लिमिटेड स्टाफ के साथ बड़ा मुश्किल होता होगा ये सारी चीजें मैनेज करना, बिकॉज हमेशा आप हमेशा ये कहते हैं कि आप 1000 days you should give to one company and then diversify. So how you manage them, how you delegate the work? I think हमारा एक पर्सनल भी बहुत बार बात हुआ था बीच में भी कि you are very tied up with lots of work. So how you started delegating and all? इसमें मैंने अबरा भाई आपसे काफ़ी सीखा है इनफेक्ट, और आपने आपकी जो इनफेक्ट हमने एक दो बार ट्रेनिंग्स भी ली थी, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कोई MBA करके बाहर निकला हुआ था। तो मुझे जो भी कुछ सीखने मिला अपने ही काम से सीखने मिला। पहले जब मैंने कंपनियां शुरू की थी तब पागल आदमी की तरह मैं भी ऐसा ही, तो स्टाफ को काम नहीं देता था, मैं खुद ही करे जा रहा, खुद ही करे जा रहा, खुद ही करे जा रहा हूँ। एक काम आया तो मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ, और मैं ओवर ऑक्यूपाइड रहता था हर एक चीज़ के लिए। एक पैकेज का काम आया तो पैकेज ही मैं कर रहा हूँ, टिकट का स्टाफ बैठा हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ वो करके मुझे दे देगा, फिर मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, उसकी मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर मेडिकल टूरिज्म का बंदा है तो उसको गाड़ी लेके मैं घुमाने जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं कर रहा था। मगर स्लोली मैंने भी सीखा वो चीज़ डाइवर्सिफाइड करते हुए। आई हैव टेकन ट्रेनिंग ऑल्सो उसके लिए कि मैं डाइवर्सिफाई कैसे करूँ काम को। जब मेरी टीम आ गई तो अब मैं धीमे धीमे उसको डाइवर्सिफाइड कर रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो भाई आपको लेने जाना, मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि आप उसको ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। AC का काम हम कर रहे हैं तो मैं टेक्निकली AC वाले के साथ में नहीं होता हूँ, मैं उसके फीडबैक्स देखता हूँ, और फीडबैक करने के बाद मैं उसको देखता हूँ कि भाई आपका काम क्यों ठीक से नहीं हो रहा है। वैसे ही टिकटिंग के अंदर भी कि टिकटिंग को मैं उसको दे देता हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू करता हूँ चीज़ों को। तो धीमे धीमे ये स्किल्स मैंने 10 साल में सीखी है, कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ अपनी मेहनत से, कुछ बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, और धीमे धीमे इस कंपनी को मैनेज करने लगा। अभी मैं 4 कंपनियां मैनेज करता हूँ, मेरे पास फुल टाइम है। आप मुझे बोलोगे आधे घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट स्किल आई हैव लर्न फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम सम ऑफ द ट्रेनिंग्स। तो जैसे हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे बोला था कि आप हमेशा बड़ा मुश्किल होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर को लगता है कि वो दूसरा गलती कर देगा, मैं परफेक्शन से काम करता हूँ। आई थिंक हमारा जब इंटरेक्शन हुआ था तब हम इसके बारे में बात किया था कि आपको कभी रिस्क लेना चाहिए। तो वो कैसे वो एक बहुत कहना बहुत आसान है, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड आई कैन टेल यू, बट जैसे लेकिन बाद में करना बड़ा मुश्किल होता है। हाउ यू दिल में पत्थर रखना पड़ता है, तो वो प्रोसेस कैसा किया आपने? वो पत्थर भी हमने ही रखा, और वो पत्थर को रखने के बाद मैंने बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें ट्राई की, जो काम को डाइवर्सिफाइड करते हुए लोगों के पास काम करवाने की। काम करना तो एक कला है, काम करवाना उससे बड़ी कला है। तो आपने जो कहा था उसको मैंने अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन में लिया, और धीमे धीमे लोगों को देने लगा। पहले एक पीना देता था, उसके बाद 10 पीना देने लगा, और 10 पीना को मैं देखता था। पहले तो 10 और 10 मैं ही करता था। तो धीमे धीमे फिर वीजा का काम होता था, तो मेरी जो सेक्रेटरी थी उसको पहले वीजा का फॉर्म भी मैं भर दूं, वो बैठी रही है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसके, और वो काम कर रहा है। फिर मैं बोला अब तुमको फॉर्म भरना है, तुमको मुझे दिखाना है इसे। तो वो चीजें स्लोली इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने सीखी, मैंने काम देते रहा। देने के बाद मुझे पसंद नहीं आया तो फिर उनको ही सिखाया कि मुझे ऐसा काम नहीं पसंद है, आपको मुझे वैसा पसंद है वैसा करना पड़ेगा काम। तो उन लोगों ने भी मेरे साथ एडजस्ट करना शुरू किया कि भाई ये असरार जो है वो पहले वाला असरार नहीं जो खुद काम करता था, तो हमको काम करवा रहा है। तो उनको ये भी बताया कि मुझे इस तरह से काम चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, यानी यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा ना हो कि मेरा किसी भी स्टाफ के साथ कोई का इंटरेक्शन हो रहा है उसको कुछ नॉलेज नहीं है। तो मैं उनको एवरी वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके बैठता हूँ, जिसके अंदर हम एक दूसरे शेयर करते हैं। कोई अपडेशन आती है तो मैं उनको बताता हूँ, वो मुझे बताते हैं। तो जिससे क्या होता है, कोई क्लाइंट हमारे जो पूछते हैं एग्जाम पर, खास करके वीजास के बारे में, अगर उसको नॉलेज नहीं है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको, तो वो हमारा काम बिगाड़ेगी। तो वो चीज़ें ना हो, तो हम उसके लिए रेगुलर अपडेट्स लेते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उसको एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं।
नए जो 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 अपग्रेडेशन हमारे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बोलते हैं, और हर एक को अपना एक काम डिस्ट्रीब्यूट दे दिया है कि भाई टिकटिंग वाला टिकटिंग करेगा, वीजा वाला वीजा करेगा, एयर कंडीशन वाला एयर कंडीशन काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग काम करेगा। तो हर एक इंसान अपने ही काम में एक माहिर है। और हमने किसी भी लोगों को जो है, मैं एक हाईएस्ट पेड कंपनी हूँ जो मैं सैलरी देता हूँ लोगों को। आपने आपको याद नहीं होगा पर मुझे याद है, आपने कहा था ऐसा भाई 4 गधे मत पालो, एक घोड़ा पालो। तो मैं हमेशा एक एक घोड़े ही रखता हूँ, उनको ज्यादा पैसे देता हूँ। तो उन घोड़ों के साथ में ही मेरा जो पूरा जो मेरा करियर है उनके साथ में मैं चला रहा हूँ। तो हर एक इंसान अपने एक फील्ड में माहिर है। सो 10 इंसान के साथ में आप दिमाग खराब करो, उससे अच्छा है कि बेटर है एक ही आदमी जो आपका सारा काम ठीक से कर रहा है। तो हमने सारे माहिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्केल के ऊपर काम करने के साथ में, पैसा देने के साथ में, सैलरीज उनको हायर स्केल पे लेके गए, और उनको साथ में काम करते हुए हमने सारा अपना एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्टाफ है, हमारा लिमिटेड स्टाफ है, बट सारे लोग माहिर है। बहुत अच्छा। अशरफ भाई, दूसरा एक सवाल था मेरे दिमाग में, वो ये था कि BNI नेटवर्क के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी और नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये कैसे हेल्प करता है किसी को अगर वो, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, बहुत मुस्लिम एंटरप्रेन्योर शायद नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन कई जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इस तरह का नेटवर्क या हमारा ये भी है, इस तरह से कैसे आपको हेल्प कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप एज ए BNI हो, मैं BNI से भी जुड़ा हूँ लास्ट 5 साल से। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक चैप्टर का। उसके अलावा मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। अब ये जो चीज़ें जितनी भी है वो सब एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको वहाँ पे जाके अपनी स्किल्स बेचनी है, आपको आउटवर्ड होना है, वहाँ जाके लोगों से मिलना है, जितने ज़्यादा लोगों से आपको हो सके आपको नेटवर्किंग करना है, उनके साथ बिजनेस लेना भी है, बिजनेस देना भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ले करूँगा। अब एक प्लेटफॉर्म पे जब आए थे, BNI एक ऐसा एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 40-50 लोगों के साथ में हैं, और उनको आपको बिजनेस रेफर भी करना है और साथ में रहना भी है। एक एक्सपेंसिव है, बट आपको वहाँ जाके भी बैठे नहीं रहना है, आपको आपकी स्किल्स के साथ में, आपको नेटवर्किंग के साथ में उस जगह से कुछ बिजनेस लेना है। तो आपको आपकी हर एक बार आपकी जो स्किल्स है वो बेचनी पड़ेगी वहाँ जाके। आप वहाँ पे एज अ सेलर खड़े हुए कि आपको खरीदता कौन है। तो आपको अपनी पूरी स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हुए बिजनेस लेना भी और बिजनेस देना भी है। सेम वे अगर आप रोटरी में जाओ तो उनका जो तरीका है वो अलग है। वो दे आर मोर इनटू सोशलाइजेशन। तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ सोशल वर्क करें और वहाँ से सोशल वर्क करते हुए कुछ कमाएं। तो वहाँ के जो बेस्ट लोग हैं उसको आपको टारगेट करते हुए उनको मिलना है, और उनके साथ में जाके आप कुछ पैसे खर्च भी रहे हो एज एंटरप्रेन्योर, तो आप उसको कैसे रिकवर करो उस पैसों को। तो आपको वहाँ पे जाके भी ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको बिजनेस दे सके आपने जो स्पेंड किया उसके बाद। तो दिस इज हाउ दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स। और आपको ये सब नेटवर्किंग स्किल्स है। पैसा होता है, मगर कोई नया स्टार्टअप है या फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं जिनको एक विजुअलाइजेशन में रहना है, तो ये सब प्लेटफॉर्म में जाना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। और हमारे फील्ड के जैसे लोग जिसमें सर्विस बेचनी है उनको, अगर वो लोगों से मिलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। 50 लोगों से मिलूंगा, 10 लोग मुझसे काम करेंगे। तो मेरा तो हमेशा यही काम होता है कि मैं हजारों लोगों से मिलूं। अशरफ भाई, एक तो सवाल आरिफ खत्री ने पूछ रहे हैं भरूच से कि अभी की मार्केट कमीशन बेस हो गई है, तो उसमें अपने आपको बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब आपको बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे? कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है बेसिकली, उस मार्केट में रहने के लिए आपको आपकी स्किल्स पे ध्यान देना है। आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो इस्लामिक टूरिज्म वाला जो पैकेज था, आप अगर आप देखें तो ज्यादातर जो लोग जो इस्लामिक टूरिज्म कर रहे हैं वो 30,000, 35,000, 40,000 के अंदर वो काम कर रहे हैं। अब आप उस फील्ड में बात कर रहे हो कि आप वही चीज लाख में बेचोगे। आपको अपना जो मार्केट है वो अपना बनाना पड़ेगा, लोगों को वो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि आप जो 1 लाख रुपए ले रहे हो वो वर्थ है उस चीज के लिए। तो अपनी ही प्रोडक्ट को आपको एनहेंस करते हुए उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाके आपके ही कंज्यूमर को आपको कैसे उससे अलग हो वो बता के आपको जीना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरी बात करूं एयर कंडीशन की, जिसमें मैं तो बड़ा नया हूं। अर्बन क्लब जैसे कंपनी जिसके पास पैसा बहुत है वो मार्केटिंग करते हुए काम कर रही है। अब हमको उस फील्ड में एंटर होके हमारी स्किल्स बतानी है। तो हम
हमारे क्लाइंट के पास से जब सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि इसमें हम आपको केमिकल वॉश सर्विस करेंगे, हमारा जो बंदा है आपको आपका कुछ खराब होता है तो इमीडिएटली वो अटेंड करेगा, विदाउट चार्जेस अटेंड करेगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये हम तुरंत ही बैठे हुए हैं आपके लिए, आपको कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। ऑनलाइन कंपनीज जो है हर एक चीजों के लिए पैसे लेगी, हो सकता है वो अच्छा काम करेगी मगर नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी बुलाओगे तो पैसा लेने वाली है। हम लोग क्लाइंट्स कंज्यूमर के साथ में हमारे इंटरेक्शन, हमारा एक पर्सनल टच है जिसको हमको बेहतर करना है, और बेहतर करने के साथ में उनको ये बताना है कि हम आपके लिए हमेशा 24/7 आपके लिए रेडी, कुछ भी होता है तो हम तैयार है आपके लिए काम करने के लिए। तो इस तरह आप कॉम्पिटिटिव मार्केट को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ोगे। एक मोहम्मद नजीर है हैदराबाद से, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर सजेशन फॉर समवन हु हैज आईटा विद 2+ years एक्सपीरियंस। सो अगर किसी का एक्सपीरियंस है वेदर दे शुड, मतलब है आई थिंक जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि अगर आईटा का इस सर्टिफिकेट के साथ 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो क्या उनको अपना शुरू करना चाहिए बिजनेस या कंटिन्यू करना चाहिए जॉब मार्केट। जब तक जैसे ये आपकी स्टोरी जो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह है, मैं जब आईटा का सर्टिफिकेट लेके मैं मार्केट में घूम रहा था तो कोई जॉब देने वाला नहीं था मुझे। आईटा करने से या सर्टिफिकेट लेने से ऐसा नहीं है कि आप बड़े माहिर हो गए हो उस काम में। आपको उनके उस वक्त की जो पढ़ाई है वो बहुत पुरानी है, अभी टेक्नोलॉजी के साथ में आपको आगे आगे जाना है। आपको काम सीखना पड़ेगा, आपको सारी स्किल्स जाननी पड़ेगी, और सबसे पहले अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आपको आना है तो आपका अपना नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा जिसमें लोग आपको जाने। आप टिकटिंग करने के साथ में आपको अपने जो आसपास जो आपका नेटवर्क है वो बढ़ाना पड़ेगा, जो आपसे चीजें खरीदे, क्योंकि आप अब टिकटिंग करने वाले नहीं हो, आप बिजनेस करने वाले लोग हो, आपको पैसा चाहिए। अगर आपको टिकटिंग आती भी है और आपका नेटवर्किंग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले 2 साल हो या 1 साल हो या 10 साल हो, आपको अपना अपना सबसे पहले आपका नेटवर्क खड़ा करो। नेटवर्क खड़ा करने के बाद आप ट्राई करो कि आप कोई बिजनेस करो, उससे पहले बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सर भाई कई बार ऐसा होता है जैसे आपने जॉब किया, वो जॉब में थे, उनके कॉन्टेक्ट थे, तब आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आपने अपना कॉन्टेक्ट बनाया, फिर जब आपने खुद का शुरू किया बड़ा मुश्किल होता होगा बिकॉज पुरानी कंपनी कहती होगी कि यू कैन नॉट एक्सेस आवर कॉन्टेक्ट्स, कैसे करें। तो हाउ यू एक्चुअली गो बैक, आप कैसे जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि अभी हमने नया शुरू किया है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हाउ यू कम्युनिकेट दैट। जैसे मैं बोला, मेरा जो करियर था वो 10 साल का करियर, कोई छोटा करियर नहीं था। तो उसमें कुछ लोग आपने कहा ऐसे भी मिले कि भाई आपको हमारे जो कस्टमर्स को है वो आपके उनके पास नहीं जाना है, मगर 10 साल के अंदर मैंने इतना नेटवर्क तो बना ही लिया था जिसमें अगर वो कंज्यूमर है उसके पास भी पूछेगा, मुझे ही पूछेगा, और मैं उसको किस तरह फायदा दे सकता हूँ, वो फायदा देने की वजह से वो मेरे पास आता था। अब ये इस ओपन मार्केट, वो आपके पास भी जा सकता है, हो सकता है आपके साथ आज काम कर रहा है, कल किसी और के साथ में काम करेगा, तो ये तो ओपन मार्केट है। आपको ये संभालना है कि वो आपको छोड़ के किसी और के पास ना जाए। अगर जाता भी है तो उसको इतना फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट असरार को एक बार पूछूं या उस आदमी को एक बार पूछूं कि भाई मैं ये चीजें कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो वो फेथ, वो ट्रस्ट आपको उस कस्टमर के अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब चीजें होने वाली है। महबूब खांची साहब अहमदाबाद से पूछ रहे हैं कि हाउ ऑनलाइन बिजनेस अफेक्ट ट्रैवलिंग ऑफलाइन बिजनेस। बहुत मेजर अफेक्ट है, कोई सवाल ही नहीं है उसमें, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी से हर एक इंसान लाइक जैसे हम देखते हैं मार्केट, जैसे हम टिकटिंग के मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका बड़े बड़े फंड्स हैं ऑनलाइन, और हर एक इंसान भी ऐसा है कि भाई उसको ऑनलाइन टिकट इजीली मिल जाती है, वो लेके बुकिंग करते हैं। इस मार्केट में भी हमने हमारा जो प्रेजेंस है उसको हमको दिखाना है, जिसमें खास करके जैसे अभी देखिए पैंडेमिक सिचुएशन हुई, मैं आपको हमारे एक दोस्त है ग्रीन क्रॉस लेबोरेटरी के डॉक्टर है, डॉक्टर अमरजीत कौर, वो हमेशा हमसे टिकटिंग के बारे में, शी इज अ बिजनेस क्लास पैसेंजर, हमेशा टिकटिंग के बारे में पूछे, 500 रुपये हमारे ज्यादा हो तो यात्रा से टिकट करा लेते थे। बट मैंने उनको कभी भी टिकट का रेट न देने के लिए नहीं बोला, मैंने उनको टिकट का रेट पूछ रहे, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अब जब ये पैंडेमिक सिचुएशन खड़ी हुई, यात्रा भी बंद हो गई, मेक माई ट्रिप भी बंद हो गई, फ्लोरा हॉलीडेज जिंदा है, फ्लोरा हॉलीडेज काम कर रही है उनके रिफंड्स के लिए। तो मेरे को उनका फोन आया एक बार कि असरा या मैं फंस गई हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ कि मेरे 2-2.5 लाख रुपए की टिकटिंग है, अब यात्रा वाले तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उनको कहा मैडम मैं इसीलिए बोला 500 रुपये हमको दो,
तो हम भी जिंदा रहे और आपका आज भी मैं फोन उठा के मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको अपने कंज्यूमर बताना है कि हम जो पैसा ले रहे हैं वो सर्विस का ले रहे हैं। आप यात्रा में 9 बजे बाद फोन करेंगे तो कोई फोन नहीं उठाने वाला है। मैं तो 24 घंटे फोन उठाता हूँ आपके, और आपके रिफंड है। अगर एयरलाइन से पैसा आता है नहीं आता हमको पता नहीं है, पर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आपका पैसा मेरे पास सेव है, आपके लिए मैं सर्विस में 24/7 रेडी है। इसलिए हमारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, रादर देन गोइंग थ्रू ऑनलाइन बुकिंग, दे आर वर्किंग विद द एजेंट। उसका रीजन ये है कि उनको सर्विस मिलती है। तो आपको सर्विस को बता के उनसे काम करना और पैसा लेना है। एक नदीम साहब भाई है, नदीम यान लड़का है, वो कह रहा है कि उसका बीटेक अभी ये साल खत्म हुआ है और खत्म होने वाला है और कंपनी में प्लेस भी हो गया है और उसको अपनी कंपनी भी शुरू करनी है। तो ही इज आल्सो स्टार्टिंग हिज ओन कंपनी। तो उसको जॉब छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? मैंने आपको ऐसे बताया, तो ये सब जितने भी स्टार्टअप है सारी मेरी स्टोरीज है। तब देखिए आप ओवरऑल अपने जगह पे रखिए मुझे। तो इनिशियली आपको ये देखना होगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद ना हो। तो आप जैसे मैंने किया था वैसे ही कीजिए कि आप जॉब मत ना छोड़े और ऐसी जॉब चूज करें जहाँ पे आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी ना हो, जिससे आप अपना काम सेटल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जैसे ही काम सेटल हो तो उसके बाद जो तो आपकी आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद ना हो। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैसा अगर बंद हो जाएगा, आप अपना ही पैसा नहीं निकाल रहे, आपका स्टाफ अगर रखते तो उनका पैसा नहीं निकालते, तो फाइनली आप बहुत जल्दी इससे फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी बंद कर देंगे। तो ऐसा ना करें, जॉब को रखते हुए अपना काम करें, पर ऐसी जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी जिससे आपको आपका प्रेजेंस वहां बहुत जरूरी ना हो और अपना काम भी देख सकते। ऐसा ना हो कि दो अनजस्टिफाई करें आप। आपको आपकी जॉब को जस्टिफाई करना है क्योंकि वहां से भी आप पैसा ले रहे हैं। तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो उस चैलेंज के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो असर भाई, जो टूरिज्म या हॉस्पिटल बिजनेस है बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड होता है और उसमें आपको हर तरह के क्लाइंट से डील करना पड़ता है। सर्विसिंग, गिविंग सर्विस इज अ बिग टास्क। सो हाउ यू मेंटेन दैट कस्टमर रिलेशनशिप? हाउ यू अश्योर कि कस्टमर वुड कम बैक टू यू? और कैसे आप अश्योर करते हैं कि आप वो सर्विस लेवल को मेंटेन करें? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सारे लोग जितने बैठे हुए हैं व्यूअर्स हमारे, और ये खास करके जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं या आगे बढ़ चुके हैं, सबसे पहले आपको ये चीज सीखनी है कि आप कोई भी तरह का ओवर कमिटमेंट नहीं करेंगे काम का। नेवर ओवर कमिट। जो चीज आप बोल रहे हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए। आपको अगर आपने ओवर कमिट किया वहां फंस गए, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपको उसको ट्रस्ट डेवलप करना है कि जो मैं चीजें प्रोवाइड करने जाऊंगा वैसी ही होगी, उससे उसके अलावा और कोई चीज प्रोवाइड नहीं करनी है आपको। तो ये आपको मेंटेन करना है कि कभी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है किसी को भी, उसको ट्रस्ट डेवलप करना है और उसका फायदा देना है। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे हम पैकेजेस करते हैं, काफी लोग जो होते हैं पैकेजेस बेचते हैं, वो वहां जाएंगे बोले आपको वैली में उतरोगे तो आपको फ्लावर से आपको हार पहना देंगे, आपको ये कर देंगे, गाड़ी टाइम पे लेने आ जाएगी, गाड़ी वो होगी। ये चीजें ऐसी है कि आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं कर रहे हो। गाड़ी पंचर होगी तो क्या करोगे आप? आपके जो इतने ओवर कमिटमेंट हो क्या हो गए। तो आपको उनको सही सिचुएशन बतानी है। आपको बोलना है कि भाई मेरा आदमी आने वाला है, जो अगर हार पिनाए तो बोलना है कि हार पिनाएगा, अगर नहीं पिनाना है तो उसको बोलना नहीं कि हार नहीं पिनाएगा उसको। अगर कोई कोई ये काम अगर गाड़ी ड्राइवर लेने आ रहा है, अगर ब्रेकडाउन हो गई है तो हमको आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आएगी, इस नंबर पर रजिस्टर करना है आपको और अकॉर्डिंगली काम करना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है हवा के अंदर जो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने अपने करियर में ये सीखा है कभी ओवर कमिटमेंट का। और मेरी जो मार्केटिंग टीम है उनको मैं हमेशा लेके बैठता हूँ, बोलता हूँ कि भाई ओवर कमिट मत करना। कोई भी चीज का ओवर कमिटमेंट इज हार्मफुल टू माय कंपनी। आप जो भेज रहे हो उसकी बात करो, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। असर भाई, लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप बिजनेस, इतने सारे बिजनेसेस में होते हैं, मतलब है कि इन्वेस्टमेंट होता है, अगर कोई भी नए बिजनेस में जाते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं फाइनेंसिस को, और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? हमने जितना ही पैसा कमाया है सारा अपने ही पैसों से कमाया। हमने किसी के पास से आज तक 1 रुपए की लोन नहीं ली है, ना ही कभी बैंक से कभी लोन ली है, ना ही कभी कोई चीजें की है। जो भी पैसा कमाया उसी से कमाया जो हमारे पास आया। आज इतनी कंपनी होने के बाद हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स है जो हमको काम करते हैं, हम उनको भी हमारे रिटर्न्स देते हैं काम के अंदर। तो वो चीजें प्रोवाइड हम उनको ऑलरेडी कर ही रहे हैं चीजों का। अब सवाल है फंड्स का। तो आपको एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आपको अकाउंटिंग भी बहुत ही आप माहिर होने चाहिए उस काम के अंदर।
ऐसा नहीं हो कि आपका कैलकुलेशन हो, मिस कैलकुलेशन में काम कर रहे हो। जब 40-50 करोड़ का टर्नओवर पे काम करें तो आपके पास इतना तो फंड होना चाहिए कि आप उसको मैनेज करो चीज़ों को। जब ये मैनेजमेंट की जब बात आती है तो आपको एज अ अकाउंटेंट आपको वहाँ पे बैठना पड़ता है और सारे एक खर्चे, चाहे वो पेंसिल का खर्च हो, उसको भी आपको उसको इसके अंदर कंसिडरेशन में लेते हुए आपके एक्सपेंसेस, आपके इनकम, आपकी उधारी और आपके आउटस्टैंडिंग जो वो बोलते हैं बैड डेट्स आप बोलते हो, और वैसे काम करें। मैं ज्यादा जो ट्राई करता हूँ, मैं आउटवर्ड होके बहुत ज्यादा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रेफरल वर्क में ज्यादा काम करूँ तो मेरा पैसा कहीं डूबे नहीं। तो माई स्ट्रेटेजी ऑलवेज वर्क विद द रेफरल। विदाउट रेफरल हम काम नहीं करेंगे किसी के साथ भी। जितने भी लोग आज 1500 से 2000 कस्टमर्स मुझे जानते हैं, वो सारे नोन है मुझे पता है मैं किसी का काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहीं पे भी, क्योंकि हम सर्विस ओरिएंटेड है, हमारे कुछ जैसे आपने 1 लाख का पैकेज लिया हमसे तो 80,000 रुपए किसी को देने हैं मुझे, वो मेरा पैसा नहीं है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो पैसा डूबे नहीं किसी भी तरह से किसी भी आदमी के थ्रू। तो ये फाइनेंसेस आपको इसी तरह मैनेज करने पड़ेंगे और कम से कम खर्चे के अंदर। मैंने 4 कंपनियां एक भी पैसे के बगैर चालू की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह भी है हमारे पास। इस साल से लास्ट 2 साल से हमारी मार्केटिंग टीम भी है, हमारे मार्केटिंग हमारे एक्सपेंसेस भी है, हमने उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह भी हमने अब हमने प्लान करना शुरू किया। उससे पहले तो हमने 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं किया किसी चीज के पीछे। तो आई थिंक थोड़े से और सवाल हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि वो आई डोंट नो कि कितने रेलेवेंट है। अब शाहिदा पूछ रही है कि गवर्नमेंट बजट आने के बाद कैसे अगर वो अफेक्ट करता है बिजनेस को। आई थिंक गवर्नमेंट बजट तो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करता है कभी न कभी। मतलब कि ट्रैवलिंग प्लान में क्या अफेक्ट आता है नहीं, लोगों देखिए का? ऐसा है कि इंडिया के अंदर आप अगर आप काम करें तो आपके पास बहुत बड़ा मार्केट है काम करने के लिए। हाँ, अब 2 क्लास ऑफ पीपल है हमारे यहाँ पे, एक है मिडिल क्लास है, एक हायर क्लास है और एक लोअर क्लास है। हमने हाई एंड क्लास को मार्केट किया हुआ है। अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये पेंडेमिक में घूमने जा रहे हैं वो। तो आप कौन से क्लास ऑफ वर्किंग में काम करें वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर हाई एंड में काम करें तो उनको तो ऐसा उनके पास पैसा है ही ऑलरेडी और दे वांट टू स्पेंड। मिडिल क्लास के अंदर ये इश्यूज आने लगते हैं कि जो 80% लोग हैं अभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चेंगे तो वो अफेक्टेड रहेगा, और लोअर के अंदर तो ऐसा है कि पैसा होगा जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नवाबुद्दीन पूछ रहे हैं, आई थिंक उनका जो पहला पॉइंट है आई नॉट अग्रीइंग, बट आई थिंक वो मैं बोल देता हूँ। रिसेंटली सम बिग प्लेयर्स इन ट्रैवल इंडस्ट्री स्टॉप देयर ऑपरेशन मे बी ड्यू टू टेक्नोलॉजी और अदर इश्यूज। आई थिंक टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बंद नहीं करता अपना बिजनेस, बट आई थिंक ठीक है। बट व्हाट हिज क्वेश्चन इज, डोंट यू थिंक सम थ्रेट इन ट्रैवल इंडस्ट्री नियर फ्यूचर मे बी ड्यू टू दैट यू आर डाइवर्सिफाइंग? सो आई थिंक यू नहीं, अपने इसके वजह से आई वुड लाइक टू गिव द डाइवर्सिफाई। आंसर। अब अभी ऐसा है कि अब आज मैं एक कंपनी लेके बैठा हूँ तो अब वो एक इंसान की कंपनी नहीं है, 22-25 लोगों की कंपनी है। तो ये 25 लोग भी मेरी एक फैमिली है। एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमको उनके बारे में भी इतना ही सोचना है। अगर मैं ये कंपनी बंद करता हूँ 3 कंपनियां, तो उनकी लाइफ भी स्ट्रेट अफेक्ट होगी। हमने इसलिए शुरू किया डाइवर्सिफाइड काम के लिए कि कभी भी ऐसी कोई चीज हो तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद ना हो। एटलीस्ट मुझे, मेरे स्टाफ को और उनकी फैमिलीज को पैसों के वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इसीलिए हम और मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी मैं 3-4 और कंपनियों के बारे में प्लान कर रहा हूँ। मैं नए लोगों के साथ आइडियाज ले रहा हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है कि एक एक्सपर्टीज हो वहाँ पे मैं पैसा भी इन्वेस्ट करूंगा। आप अभी जो हम लोग मेडिकल टूरिज्म के अंदर अबरा भाई वी आर वर्किंग ऑन इट के हम ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम पे आ रहे हैं, जहाँ पे अगर एएमई के कुछ लोग सुन रहे हैं तो खास करके हम जो टिफिन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को हम ऑनलाइन सिस्टम पे ले आएंगे। अभी तक हम 4 फैमिलीज को नहीं, हमारा टारगेट है कि हम 500 से 1000 जो लोग हैं जो फॉरेन जाते हैं जिनको खाने की प्रॉब्लम है उसको हम लेके आ जाएंगे उस सिस्टम के ऊपर। So I am working on a system where they can see the apartments online, where they can book food online, where they can book foreign exchange online, where they can book their transportation online. तो ये सारी चीजें जो है मैं उसको ऑर्गेनाइज करते हुए पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हम स्लोली आ रहे हैं। अभी तक हम पर्सनल लेवल पे आ रहे थे मगर मेरा अप्रोच सिर्फ 200 लोगों पे है। अब उस 200 लोगों से मुझे 1000 लोगों पे जाना है जहाँ पे मेरा नेटवर्क है। तो उसके लिए हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज करना ही होगा, तभी आप मार्केट में सस्टेन रहेंगे, अदरवाइज यू आर आउट। So I think it was wonderful, Asrar bhai, I think to answer all the questions.
very nicely. And एक चीज मैं भूल गया था कहने के लिए कि मैं जब मैंने ये जब सारा चीजें खत्म की, जब 12th में मुश्किल से पास हुआ लड़का, 10th में मुश्किल से पास हुआ लड़का, जब मैंने ग्रेजुएशन की एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया, क्योंकि मुझे एयरलाइन, मैं बिजनेस करने वाला नहीं था, मुझे ऐसा था कि मैं अच्छी जॉब एयरलाइन में ले लूं, तो एयरलाइन की जॉब के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी था। मैंने जब जॉब करते हुए एजुकेशन लेना शुरू किया तो मैंने एक भी बार फेल नहीं हुआ और 60% मार्क्स से पास हुआ। सो इट इज ऑल अबाउट फोकसिंग, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल अबाउट हाउ सीरियसली यू टेक योर करियर। जब तक आपकी हालत खराब, यानी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप खराब कर रहे, जैसे ही आपको लगा कि नहीं आप ये चीज में फोकस करना है, और आपके जैसे सारे लड़कों को जैसे जिसके पास कुछ भी नहीं था वही लड़का 4 कंपनियां लेके चला रहा है, तो एवरीबडी हैज द पोटेंशियल, जस्ट नीड्स टू बी फोकस्ड। आपको हारना नहीं, और आपको नए नए एवेन्यूज ऑफ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 आप एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे कर सकते हो वो आपको सोचना है। आपका दिमाग अब एक टिकटिंग एजेंट से निकल के आपको देखना है कि आप बिजनेसेस में पैसा कैसे कमा सकते हो विद एथिकल प्रैक्टिस, तो आपको ये देखना है। with this note, I think we are closing this conversation. But I think thank you so much, Asrar bhai. It was wonderful listening to you always, and we learned a lot, great insights. Thank you so much agreeing and coming and sharing your journey. And thank you so much all the participants. I think I would like to mention about Muzammil and Naeem, who are actually designed the poster. Naeem designed the poster and coordinating this talk, and Muzammil also doing this Zoom meeting arrangements and all. And Daniel is for all this, actually reaching out to more and more people for coordinating, getting the participation. So I think thank you everyone who actually contributed to made this conversation successful. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह।